Today we are going to discuss about hyperthyroidism. So this is also a revision class. I want you all to participate in this. What do you mean by hyperthyroidism? I'll ask questions individually. No need to answer. I will ask who is going to answer. Monica Rawat. Monica. Monica Rawat. हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? मोनिका, नंदिनी, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? यस मैम। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है नंदिनी? मैम थायराइड ग्लैंड जो होता है थायरोक्सिन हार्मोन वो ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। हाँ, थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं, सिर्फ थायरोक्सिन नहीं, दोनों हार्मोन्स, ओके मैम। ट्राईआइडोथायरोनाइन और थायरोक्सिन दोनों थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं, दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर ओवर एक्टिव थायराइड. It occurs when your thyroid gland produces too much of the hormone thyroxine. Not just thyroxine, even the other hormone also, triiodothyronine. मतलब दोनों हार्मोन्स जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं. कॉजेस क्या क्या होता है इसका? ग्रेव्स डिजीज. ग्रेव्स डिजीज क्या है? इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड to produce too much T4. It's the most common cause of hyperthyroidism. तो ज़्यादातर हाइपरथायरॉयडिज्म ग्रेव्स डिजीज़ की वजह से होता है. ग्रेव्स डिजीज़ क्या है? ग्रेव्स डिजीज़ इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब इम्यून सिस्टम ऐसे कुछ एंटीबॉडीज़ बनाता है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड ज़्यादा T4 हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है, थायरोक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है एंड इट लीड्स टू हाइपरथायरॉयडिज्म. तो ये बहुत कॉमन कॉज है हाइपरथायरॉयडिज्म का. हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल्स. तो कई बार ऐसा होता है गॉइटर में, गॉइटर आपको पता है ना गॉइटर क्या है? व्हाट इज गॉइटर? अंशिका है, अंशिका. आशीष, अचला, मैम स्वेलिंग हो जाती है नेक में. नेक में किसकी कमी की वजह से होता है? आयोडीन की कमी से. हाँ, आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर होता है जब थायराइड ग्लैंड्स जो है बढ़ने लगते हैं साइज में. ठीक है, तो गॉइटर में कभी कभी नोड्यूल्स होते हैं. नोड्यूल्स, गॉइटर मतलब नोड्यूल्स मतलब कि थायराइड के अंदर गांठ सी बन जाती है. अब ये गांठ जो है हाइपर फंक्शनिंग होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करने लगती है. ये जो गांठ जो बन जाती है थायराइड ग्लैंड में, नोड्यूल्स जो बन जाते हैं, दिस फॉर्म of hyperthyroidism occur when one or more adenomas of the thyroid produces too much T4. तो ये जो गार्ड बनते हैं, ये गार्ड जो है ज़्यादा थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करने लगते हैं, इसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है. समझ में आया?
ग्रेव्स डिजीज क्या होती है? हाइपर Yes, फंक्शन ma'am. थायराइड नोड्यूल क्या होता है? थायरोडाइटिस, थायरोडाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड. समटाइम्स थायराइड ग्लैंड कैन बिकम इन्फ्लेम्ड आफ्टर प्रेगनेंसी ड्यू टू ऑटो इम्यून कंडीशन और फॉर अननोन रीजंस. अननोन रीजंस की वजह से या फिर ऑटो इम्यून कंडीशंस की वजह से कभी कभी क्या होता है, थायराइड ग्लैंड इट बिकम्स इन्फ्लेम्ड. इन्फ्लेम्ड मतलब इन्फ्लेमेशन होने लगता है थायराइड ग्लैंड का, और इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं ब्लड स्ट्रीम में. सम टाइप्स ऑफ थायरोडाइटिस में कॉज पेन वाइल अदर्स आर पेनलेस. तो कभी कभी थायरोडाइटिस में पेन होता है, कभी कभी पेन नहीं होता है. ओके, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म? कौन कौन से कॉजेस बताए मैंने? मैम ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज और थायरोडाइटिस, थायरोडाइटिस, वेरी गुड. और हाइपर फंक्शन ऑफ थायराइड नोड्यूल्स. वेरी गुड. किसने बताया ये? प्रज्ञा. प्रज्ञा, वेरी गुड. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? अनइंटेंशनल वेट लॉस इवन व्हेन योर एपिटाइट एंड फूड इनटेक stays the same और increases. ठीक है, तो पेशेंट का क्या होगा? अनइंटेंशनल वेट लॉस होगा. अनइंटेंशनल वेट लॉस क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई है. ठीक है, मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, तो इसीलिए पेशेंट चाहे कितना भी खाना खा ले, या तो उसका एपेटाइट सेम रहेगा, या फिर वो बढ़ भी सकता है, लेकिन पेशेंट का वेट लॉस होगा, वेट बढ़ेगा नहीं. रैपिड हार्ट बीट, रैपिड हार्ट बीट होगी. टेकिकार्डिया होता है ज़्यादातर हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को. इरेगुलर हार्ट बीट होती है, जिसको हम एरिथमिया या डिसरिथमिया भी बोलते हैं. पाउंडिंग ऑफ योर हार्ट, पाउंडिंग ऑफ योर हार्ट मतलब पेशेंट को इतनी ज़्यादा घबराहट होगी, इतना ज़्यादा धक धक होगा कि उसको लगेगा कि दिल बाहर निकल रहा है. तो पाउंडिंग ऑफ योर हार्ट. इंक्रीज्ड एपेटाइट, एपेटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, दे विल बी इंक्रीज्ड एपेटाइट. नर्वसनेस, एंजाइटी एंड इरिटेबिलिटी. तो पेशेंट को नर्वसनेस होगा, एंजाइटी होगी और इरिटेबिलिटी होगी. ट्रेमर्स, यूजुअली अ फाइन ट्रेम्बलिंग इन योर हैंड एंड फिंगर्स. तो हैंड में और फिंगर्स में ट्रेमर्स होंगे, शेकीनेस होगा. स्वेटिंग, स्वेटिंग, चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल पैटर्न, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट. पेशेंट की बॉडी से ना बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी. क्यों? क्योंकि पेशेंट का मेटाबॉलिज्म हाई है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी पेशेंट को. मेंस्ट्रुअल पैटर्न चेंज होंगे. दोनों कंडीशन में मेंस्ट्रुअल पैटर्न चेंज होते हैं, चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म हो या हाइपोथायरॉयडिज्म हो, मेंस्ट्रुअल पैटर्न चेंज होते हैं. चेंजेस इन बाउल पैटर्न्स, स्पेशली मोर फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स. तो बाउल पैटर्न्स चेंज होते हैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स होते हैं. आपको याद होगा हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉन्स्टिपेशन होता है ज़्यादातर पेशेंट्स को, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म में बाउल मूवमेंट जो है फ्रीक्वेंट होता है. एन enlarged thyroid gland which may appear as a swelling at the base of your neck. तो कई बार क्या होगा, थायराइड ग्लैंड जो है एनलार्ज हो जाएगा. फटीग, मसल वीकनेस, डिफिकल्टी स्लीपिंग, स्किन थिनिंग, फाइन ब्रिटल हेयर. तो दे विल बी फटीग, फटीग होगा पेशेंट को बहुत ज़्यादा. मसल वीकनेस होगा. स्लीपिंग डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग होगी, इंसोम्निया भी हो सकता है. स्किन थिनिंग और फाइन ब्रिटल हेयर. तो फाइन ब्रिटल हेयर वाज आल्सो सीन इन हाइपोथायरॉयडिज्म, और ये हाइपोथायरॉयडिज्म में भी होता है. Patient may exhibit ophthalmopathy such as exophthalmos, which produces a startled facial expression.
तो कई पेशेंट को ना ऑप्थेल्मोपैथी होता है। ऑप्थेल्मोपैथी मतलब उनकी एक्सोप्थैलेमस का मतलब होता है जो आंखें होती हैं वो बल्जिंग होती है, बल्जिंग आईज, so that is known as exophthalmos. What are the symptoms of hyperthyroidism? One by one. हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या क्या सिम्टम्स हैं? मैम irregular heartbeat, वेरी गुड. इरेगुलर हार्ट बीट. increase appetite, nausea, anxiety और tremor हाँ. और unconditional weight loss ओके. और palpitation, pounding of your heart. ओके, वेरी गुड. किसने बताया ये? Sweating, मैम नंदिनी. नंदिनी. वेरी गुड नंदिनी. और change in menstrual cycle, यस. fatigue, muscle weakness, skin thinning स्किन थिनिंग. और goiter, enlarged thyroid gland. Okay, very good. The thyroid gland invariably is enlarged to some extent. It is soft and may pulsate. A thrill often can be palpated and a bruit is heard over the thyroid arteries. तो ज़्यादातर हाइपरथायरॉयडिज्म वाले केस में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इट इज़ सॉफ्ट एंड पल्सेट. सॉफ्ट एंड पल्सेट मतलब अगर वहाँ पे हम पैल्पेट करेंगे तो ब्रूट इज हर्ड ओवर थायराइड आर्टरीज. ब्रूट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रूट? व्हाट इज ब्रूट? ब्रूट क्या होता है? क्या होता है ब्रूट? ब्रूट इज एक्चुअली जब आप आर्टरीज को पैल्पेट करते हैं तो आपको वहाँ पे महसूस होता है ना पैल्पेशन के वक्त, दैट इज ब्रूट. तो इस केस में क्या होता है जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है. ऊपर से जब हम पैल्पेट करेंगे जो थायराइड आर्टरीज है वहाँ पर ब्रूट महसूस होगा. These are the signs of increased blood flow through the thyroid gland. और क्योंकि वो बढ़ गया है साइज में तो वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा इसलिए वहाँ की आर्टरीज में भी ब्रूट महसूस होगा. समझ आ रही है बात? What is ब्रूट? Yes, ma'am. The diagnosis is made on the basis of the symptoms: a decrease in serum TSH, increased free T4 and an increase in radioactive iodine uptake. तो फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हम जब थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट कराएंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट में सीरम TSH क्या होगा? कम होगा और T4 क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा. नॉर्मल सीरम TSH लेवल कितना होता है? 0.5 to 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर. और नॉर्मल फ्री T4 कितना होता है? 0.7 to 1.9 नैनोग्राम पर डेसीलीटर. अब यहाँ पे आप देखो अगर 0.5 से भी कम है TSH लेवल, ठीक है, तो
हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, और 5.0 से ज़्यादा है TSH लेवल तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। TSH लेवल कम क्यों हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म में? BSc second years, व्हाट इज TSH? TSH क्या होता है? थायरोक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन। ओके, TSH ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि TSH कम क्यों हो जाता है? हाइपरथायरॉयडिज्म में कम क्यों होगा? यूज मैम क्योंकि हाँ, जो थायराइड ग्लैंड है वो सही से फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो वो जो T3 T4 है उसे तो वो इंक्रीज कर रही है, बट जो मतलब स्टिमुलेट कर रहा है हार्मोन वो सही से मतलब वर्क नहीं कर रहा है, तो वो रिलीज नहीं हो पा नहीं, TSH तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है TSH तो। TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होके ब्लड स्ट्रीम में आता है, बट ब्लड स्ट्रीम से होते हुए थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के बाद T3 T4 रिलीज होते हैं। ठीक है, जब T3 T4 की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी में तो हाइपोथैलेमस तक मैसेज पहुंचता है, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज पहुंचाता है और TSH रिलीज होना बंद हो जाता है। अब बताओ कि इस केस में TSH क्यों डिक्रीज में है? ये तो मैंने आपको पूरा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बता दिया फ्रॉम एनाटॉमी। अब इस केस में बताओ TSH क्यों डिक्रीज्ड है? क्यों डिक्रीज है उजाला? मैम क्योंकि इसमें T4 हाँ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है ना, इसलिए। हाँ, एक तो ये रीज़न है कि T4 हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है। ठीक है, किस वजह से ज़्यादा रिलीज हो रहा है? या तो ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से, थायराइडाइटिस की वजह से, या नोड्यूल्स की वजह से। जो T4 हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, जो थायराइड हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस तक मैसेज पहुंचेगा कि ज़्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड तक मैसेज पहुंचाएगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको रिलीज करना कम कर देगी, TSH को रिलीज करना कम कर देगी। अब समझ में आ रही है बात? इसीलिए यस मैम। यस TSH मैम। कम रिलीज होता है बॉडी में, एंड दे विल बी डिक्रीज इन दिस सीरम TSH लेवल। और इन केस अगर होता भी है तो मोस्ट ऑफ इट इज यूज्ड इन मेकिंग थायराइड ग्लैंड्स, सॉरी थायराइड हार्मोन्स। मोस्ट ऑफ इट इज यूज्ड इन मेकिंग थायराइड हार्मोन्स। तो वैसे भी वो कम ही होता है, और जितना भी होता है वो ज़्यादातर थायराइड हार्मोन्स बनाने में हेल्प करने लगता है। समझ में आ रहा है ना क्यों TSH कम रिलीज हो रहा है? बिकॉज T4 या T3 ज़्यादा है बॉडी में।
ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन्स अगर ज़्यादा होंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा और हाइपोथैलेमस तक मैसेज पहुंचेगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर टीएसएच को रिलीज नहीं करेगी। अब इसके कॉन्ट्रारी हाइपोथायरॉयडिज्म में टीएसएच ज़्यादा होता है, 5 से भी ज़्यादा होता है, 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज़्यादा टीएसएच होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। तो वहाँ पे क्या रीज़न है? मैम वहाँ पे यही रीजन होगा कि T3 T4 हार्मोन कम रिलीज हो रहे हैं वहाँ पे, तो हाँ फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके मतलब सिग्नल देगा कि वो हार्मोन मतलब टीएसएच को स्टिमुलेट करे ताकि जो हार्मोन है उसका लेवल बढ़े। हाँ, वेरी गुड। T3 T4 कम रिलीज हो रहे हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से ज़्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टीएसएच को रिलीज करवाएगा बॉडी में। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर टीएसएच रिलीज होता है तो उसका सीरम लेवल जो है बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब याद रहेगा, अब अगर किसी को भी घर में या किसी को भी आसपास थायराइड प्रॉब्लम है, या तो हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, यू कैन गो एंड चेक द टीएसएच लेवल। टीएसएच लेवल याद रखना 0.5 to 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है। 0.5 से कम है सीरम टीएसएच लेवल विच मीन्स हाइपरथायरॉयडिज्म, 5.0 से ज़्यादा है सीरम टीएसएच लेवल विच मीन्स हाइपोथायरॉयडिज्म। इज दैट क्लियर? यस मैम। मेडिकल मैनेजमेंट यहाँ पे ज़्यादातर हम ये करते हैं कि रेडियो एक्टिव आयोडीन दे देते हैं पेशेंट को बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव आयोडीन पी लो, उससे जो है उनका जो हाइपरथायरॉयडिज्म है वो ठीक हो जाएगा। पर अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन भी हम देते हैं पेशेंट को, उससे क्या होता है उससे? क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म का एक कॉज मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मैंने उस कॉज में? यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? यस मैम। है ना? यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन मैंने पढ़ाया था ना आपको। तो यस क्या मैम। होगा कि अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन पेशेंट को देंगे टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म, तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद वो हाइपोथायरॉयडिज्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एक ही बार देते हैं आयोडीन पीने के लिए। आयोडीन का इतना ज़्यादा असर होता है कि कई बार ऐसा होने लगता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। एंटी थायराइड मेडिकेशन, कौन कौन सी एंटी थायराइड मेडिकेशन? प्रोपाइल थाइयूरासिल और मेथिमाजोल, पीटीयू या फिर मेथिमाजोल, ये एंटी थायराइड मेडिकेशन है। अगेन अगर हम एंटी थायराइड मेडिकेशन दे रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट मे गेट कन्वर्टेड इनटू हाइपोथायरॉयडिज्म। Adjunctive therapy, compounds such as potassium iodide, Lugol solution and saturated solution of potassium iodide may be used in combination with antithyroid agents or beta-adrenergic blockers to prepare the patient with hyperthyroidism for surgery. तो कई बार हम क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड या लूगोल सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं विद एंटी थायराइड एजेंट टू प्रिपेयर द पेशेंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म फॉर सर्जरी।
Beta adrenergic blocking agents are important in controlling the sympathetic nervous system effects of hypothyroidism. For example, propranolol is used to control nervousness, tachycardia, tremors, एंजाइटी एंड हीट टॉलरेंस. तो बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स हम क्यों देते हैं? एंटी थायराइड मेडिकेशन के साथ साथ भी दे सकते हैं और ऐसे भी हम देते हैं. बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स क्यों देते हैं? ताकि जो नर्वसनेस है वो कंट्रोल में रहे, टेकिकार्डिया ना हो पेशेंट को, ट्रेमर्स और एंजाइटी ना हो और हीट को वो टॉलरेट कर पाए. Solutions of iodide and iodide compounds are more palatable in milk or fruit juice and are administered through a straw to prevent staining of teeth. तो जो आयोडाइन कंपाउंड होते हैं या आयोडाइड सोल्यूशन जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? मिल्क देते हैं लोगों को या फिर जूस देते हैं लोगों को, एंड आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ स्ट्रॉ टू प्रिवेंट स्टेनिंग ऑफ द टीथ. और स्ट्रॉ से बोलते हैं लेने के लिए ताकि टीथ की स्टेनिंग ना हो. द पेशेंट इज मैम मॉनिटर्ड. एडजेंटिव थेरेपी एक बार और बता दीजिए. क्या? एडजेंटिव थेरेपी एक बार और बता दीजिए. एडजेंक्टिव थेरेपी. एडजेंक्टिव थेरेपी में हम क्या करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड, जिसको हम लूगॉल सोल्यूशन भी बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड लूगॉल सोल्यूशन या फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, इसका हम इस्तेमाल करते हैं एंटी थायराइड एजेंट्स के साथ या फिर बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स के साथ. जब हम पेशेंट को सर्जरी के लिए लेकर जा रहे हैं, पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है और उसको हम सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं गॉइटर को रिमूव करने के लिए या थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने के लिए, थायराइडेक्टमी करने के लिए हम पेशेंट को सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना है? थायराइड लेवल्स को नॉर्मल करना है बॉडी में. ठीक है. जिस पेशेंट को गॉइटर है और उसको हम सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं तो उससे पहले हम क्या करेंगे? थायराइड लेवल्स को नॉर्मल करेंगे बॉडी में. तो उसको नॉर्मल करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटी थायराइड एजेंट्स के साथ साथ हम पोटेशियम आयोडाइड भी देते हैं पेशेंट को. या तो हम एंटी थायराइड देंगे या फिर बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर देंगे और उसके साथ साथ पोटेशियम आयोडाइड देंगे पेशेंट को. इज दैट क्लियर? यस मैम. Beta adrenergic blocking agents are important in controlling the sympathetic nervous system of the hypothyroidism. For example, propranolol is used to control nervousness, tachycardia, tremor, anxiety and heat tolerance. तो जो बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं ताकि ये सारे सिम्टम्स ना नज़र आए, जैसे कि नर्वसनेस हो गया, टेकिकार्डिया हो गया, ट्रेमर्स हो गए, ये सारे सिम्टम्स ना नज़र आए. और इसके साथ साथ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड आयोडाइड कंपाउंड्स आर मोर पैलेटेबल इन मिल्क और फ्रूट जूस. जब भी हम आयोडीन दे रहे हैं या आयोडीन का कंपाउंड दे रहे हैं पेशेंट को, तो उसको हम मिल्क में देते हैं या फिर फ्रूट जूस में देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि ये आप स्ट्रॉ से पियो ताकि जो उनके टीथ होंगे उन पे स्टेनिंग ना हो. क्लियर है? यस मैम. पोस्ट रेडियो एक्टिव आयोडीन. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम पेशेंट को रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं पीने के लिए, तब क्या करना चाहिए? Patient is monitored closely until the euthyroid state is reached. तो पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करो. ठीक है. और जब तक मॉनिटर करना है जब तक यूथायरॉइड स्टेट इज रीच. यूथायरॉइड स्टेट का मतलब क्या होता है? जब थायराइड हार्मोन नॉर्मल लेवल में पहुंच जाते हैं, दैट इज नोन एज यूथायरॉइड स्टेज. ठीक है. नॉर्मल लेवल अगर होगा थायराइड हार्मोन्स का तो उसको हम यूथायरॉइड बोलेंगे. ज़्यादा होंगे अगर थायराइड हार्मोन्स तो हाइपरथायरॉयडिज्म बोलेंगे. कम होंगे थायराइड हार्मोन्स तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे. इज दैट क्लियर? यस मैम.
in 3 to 4 weeks symptoms of hypothyroidism subside. तो 3 से 4 हफ्तों में क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं. रेडियो एक्टिव आयोडीन लेने के बाद 3 से 4 हफ्ते लगते हैं सिम्टम्स को खत्म होने में. Close follow-up is required to evaluate thyroid function because the incidence of hypothyroidism after this form of treatment is very high. तो बहुत क्लोजली हमें मॉनिटर करना है पेशेंट को, बार बार उनका थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना है, क्योंकि जब हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं पेशेंट को तो उसकी वजह से उनको जो है हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस होते हैं. Radioactive iodine is contraindicated during pregnancy while breastfeeding to prevent hypothyroidism in the fetus. तो ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त भी मना है और प्रेगनेंसी के वक्त भी मना है रेडियो एक्टिव आयोडीन. प्रेगनेंसी शुड बी पोस्टपोन्ड फॉर एटलीस्ट 6 months आफ्टर द ट्रीटमेंट. और अगर किसी को हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं तो उसको हमें बोलना है कि आपको प्रेगनेंसी को 6 months तक पोस्टपोन कर देना है. इज दैट क्लियर? यस मैम. Complications of anti-thyroid hormone, fever, rash, urticaria or even agranulocytosis and thrombocytopenia may develop. तो कई बार जो है जो एंटी थायराइड मेडिकेशन है उनका कॉम्प्लिकेशंस होने लगता है. तो क्या क्या है? फीवर है, रैश है, अर्टिकेरिया है. अर्टिकेरिया मतलब मैम इचिंग. हाँ, इचिंग. वेरी गुड. हाँ. Agranulocytosis and thrombocytopenia मतलब there is decrease in granulocytes and platelets. ग्रैनुलोसाइट्स में की कमी हो जाती है और प्लेटलेट्स की भी कमी हो जाती है. सर्जिकल मैनेजमेंट में हम थायराइडेक्टमी करेंगे या तो हम पार्शियल करेंगे या फिर सब टोटल थायराइडेक्टमी करते हैं. That's all with the topic. Any doubt in this? Any doubt? नो मैम. Okay. So now tell me the nursing management. नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा इसका? मैम एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जरी एज एविडेंस बाय Related to इंसिजन. surgery थायरोइडेक्टमी. यस मैम. as evidence by? इंसिजन. No. अगर आपको एंजाइटी का पता करना है तो कैसे पता करोगे कि कोई एंशियस है? आप देख रहे हो कि कोई एंशियस है तो कैसे पता करोगे? मैम बाय फेशियल एक्सप्रेशन. ओके, बाय फेशियल एक्सप्रेशन. फेशियल एक्सप्रेशन से पता कर सकते हो या फिर वर्बलाइजेशन से आप पता कर सकते हो. ठीक है, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस. पहली नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगी? सिम्टम्स पे ध्यान दो, क्या क्या सिम्टम्स है उस हिसाब से नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा. क्या होता है पेशेंट को इसमें? मैम इम्बैलेंस न्यूट्रिशन बनेगा वैसे. ओके, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो सकता है. लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू
मैम increased metabolic rate. Very good. As evidenced by? As evidenced by weight loss. हाँ, very good, very good. Okay. और क्या हो सकता है? मैम altered body temperature भी हो सकता Altered body temperature? पूरा बताओ ना. है. Related Yes to? मैम. मैम related to inflammation of thyroid gland as evidenced by vital sign. नहीं. Inflammation जरूरी नहीं है कि हो, और यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हो रहा है. इन्फ्लेमेशन की वजह से फीवर हो सकता है, पर इट इज़ नॉट नेसेसरी. इट इज़ वन ऑफ द कॉज, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. और क्या हो सकता है? एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिशन भी हो सकता है, और एंजाइटी रिलेटेड टू ट्रेमर्स, palpitation as evidenced by verbal response of the patient or facial expression. और क्या होगा पेशेंट को? दो ही बताए ना आप लोगों ने. एक तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन और दूसरा एंजाइटी. और क्या होगा? BSc second years, I want this to come from you. Ma'am, diarrhea related to excessive food intake as evidenced नहीं, by related to diarrhea related to increased bowel movement या hyperactivity of the bowel. Increased bowel movement. yes ma'am. और एक ये भी हो सकता है फटीग. फटीग रिलेटेड टू क्या होगा? Increased metabolic rate. नहीं. Disturbed sleep pattern. हाँ, वेरी गुड. डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न. आगे आगे क्या होगा? As evidenced by observation. ओके. नेक्स्ट, वन मोर. क्या हो सकता है एक और? नर्सिंग डायग्नोसिस कोई? Ma'am, low self esteem related to weight loss ओके, और इट कुड बी. excessive
It could be there. Okay, now one by one, just tell me. I'll ask you questions regarding this topic. So just tell me whatever I'll ask you. Kanupriya, what are the signs and symptoms of hyperthyroidism? मैम irregular heartbeat होती है, arrhythmia and increased appetite होता है, anxiety होती है, sweating होती है और weight loss हो जाता है, fatigue, difficulty in sleeping हाँ, and मैम goiter भी हो जाती है. enlarged neck. ठीक है. Okay. Aradhana, tell me the causes of hyperthyroidism. मैम थायरोइडाइटिस, Very good. और उसके बाद था ग्रेव्स डिजीज हाँ, और हाइपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड नोड्यूल्स. okay, hyperfunctioning of the thyroid nodules. Okay, fine. Now, Ankita, what are the normal values of serum TSH? 0.5 to 5.0 आगे MIU प्रति लीटर, ऐसे कुछ. MIU per liter, milli international unit per liter. Okay, Yes, ma'am. okay, very good. Jyoti is there? Champa? Yes, ma'am. हाँ, Champa. Champa, tell me the negative feedback mechanism. Champa, negative feedback mechanism बताओ. आशीष, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? आशीष, आशीष, okay. Kanupriya will tell me negative feedback mechanism. Who is going to tell me negative feedback mechanism? Ujala, tell me negative feedback mechanism. यस मैम. मैम अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि जो T3 और T4 हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है और जो TSH है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो कम हो जाता है. तो ऐसा इसलिए होता है कि मतलब हमारा जो बॉडी में हार्मोन का लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है.
तो हमारा जो वो TSH हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो जब बॉडी में इसका हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो एक सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस को कि वो TSH के लेवल को कम करे। तो यही एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है कि वहां से उसका जो लेवल है TSH का वो कम होने लग जाता है। Okay, very good. So I guess the topic is clear. I think you people can leave.